नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। इस वक्त मास्क आपके लिए सुरक्षा कवच है। हम आपसे बार बार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर के हमने एक कैंपेन भी शुरू किया है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे और इस महामारी के खिलाफ एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएंगे। महाराष्ट्र के जालना में पुलिस वालों का एक शख्स की पिटाई करने का वीडियो इंटरनेट पर वायरल है। वीडियो 2 महीने पुराना है, जिसमें कई पुलिस वाले मिलकर एक आदमी को बेरहमी से पीटते दिखाई दिए। जबकि ये वीडियो किसी पुलिस चौकी या थाने का नहीं बल्कि एक अस्पताल का है। कम से कम आधा दर्जन पुलिस वाले एक अकेले और निहत्थे आदमी पर डंडे बरसाते रहे, जबकि वो हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा। आसपास जितने भी पुलिस वाले मौजूद थे वो सब एक एक कर इस आदमी पर कभी लात, कभी थप्पड़ तो कभी डंडे बरसाते रहे। 2 लोग तो सादी वर्दी में थे, लेकिन माना जा रहा है कि ये भी पुलिसकर्मी ही थे जिन्होंने डंडे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दर्द के मारे वो कराहता रहा, पुलिस वालों की मिन्नतें करता रहा, लेकिन किसी को भी रहम नहीं आया। पुलिस वाले इस कदर गुस्से में थे कि महज 1.25 मिनट के वीडियो में ही इस आदमी को करीब 50 डंडे मारे गए। लात और थप्पड़ों की गिनती अलग। बताया जा रहा है कि एक मरीज की मौत के बाद भड़के उसके परिवार वालों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की थी और हालात संभालने के लिए आए पुलिस वालों के हाथ ये आदमी लग गया था। बंगाल के उत्तर 24 परगना में आए एक ताकतवर बवंडर ने एक बार फिर लोगों को दहशत से भर दिया। वहां 2 दिन पहले ही एक और बवंडर आया था जिसने काफी नुकसान पहुंचाया, और इसी वजह से जब यह बवंडर रिहायशी इलाके के करीब पहुंचा तो लोग सहम गए। ये ताकतवर बवंडर तेजी से रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ता दिखा। ये नजारा देख लोग भी सहम गए। बताया गया कि इस बवंडर ने अपने रास्ते में आने वाले 30 से 40 घरों को बर्बाद कर दिया। इससे पहले वहां हाली शहर इलाके में आए बवंडर ने भी काफी नुकसान पहुंचाया था। तूफान से तबाही का कुछ ऐसा ही नजारा नादिया में भी दिखाई दिया। वहां से चक्रवाती तूफान यास तो गुजर गया, लेकिन उसके बाद आई आंधी ने जमकर कहर बरपाया। जबरदस्त आंधी की चपेट में आने से टिन और बांस से बने कच्चे घर धराशायी हो गए। सामने आई तस्वीरों में तबाही का ये नजारा साफ दिखाई दिया। प्रचंड क्षयक्षति হয়েছে, যা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। মানুষের ঘর বাড়ি তো ভেঙে গেছেই। यही नहीं, बिजली की सप्लाई के लिए इस्तेमाल होने वाले कंक्रीट के खंबे तक धराशायी हो गए। तेज हवाओं ने भारी भरकम पेड़ों को भी जड़ से उखाड़ दिया। तूफान के बाद आई इस आंधी की वजह से कई लोग बेघर हो गए। यास तूफान के कारण बंगाल के कई जिलों में भारी तबाही हुई। लोगों की जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने में राज्य सरकार को लंबा वक्त लग सकता है। तूफान की सबसे ज्यादा मार पूर्वी मेदिनीपुर जिले पर पड़ी, जहां जगह जगह सड़कें टूटी हुई दिखी। तबाही की तस्वीरें देखिए। ये पूरा रास्ता, जो ये नया रास्ता है दीघापुर शंकरपुर, जो दीघा और शंकरपुर के बीच का ये रास्ता है, पूरी तरह से ये तबाह हो गया है। तूफान के साथ हुई जोरदार बारिश की वजह से लोगों के खेत पानी में डूब गए। घरों तक में पानी भर गया। जहां पानी निकलने भी लगा है वहां कीचड़ जमा है और घर का सारा सामान बह चुका है। जिन घरों से पानी निकल गया है वहां अब कीचड़ ही कीचड़ घर के अंदर भरा हुआ है, और जो लोग हैं 2 दिनों से खाना तक नहीं खाया। बेहिसाब पानी जमा होने की वजह से कई रास्ते ठप हो चुके हैं। कई गांव कुछ ही घंटों में टापू में बदल गए। जिन लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा वो अब मछली पकड़ने में लगे दिखे। गांवों के मैदानों में जमा समुद्र के पानी में बड़ी संख्या में लोग जाल फेंककर मछली पकड़ने की कोशिश करते रहे। कई लोग तो ऐसे हैं जो गृहस्थी का सामान बांधकर पास के दूसरे शहरों की तरफ जाते दिखे। ये कहानी इस इलाके के कई परिवारों की है जो अपना घर छोड़कर जो भी बचा हुआ सामान है लेकर यहाँ से भागने पर मजबूर हैं। समुद्र तट के पास जैसे जैसे पानी कम हो रहा है जमीन पर मरी हुई मछलियां दिखने लगी हैं, जिसकी वजह से बीमारियों के फैलने का संकट खड़ा हो सकता है। आसनसोल में भी तूफान का बड़ा असर हुआ। अजय नदी पर बना एक कच्चा पुल तेज बारिश में बह गया, जिसकी वजह से लोगों के आने जाने का रास्ता ही बंद हो गया। वहीं पूर्वी मेदिनीपुर के दीघा में समुद्र के पास बने कई बाजार तूफान की वजह से तबाह हो गए। दीघा में समुद्र का पानी तूफान की वजह से शहर में दाखिल हो गया था, जिसकी वजह से शहर में बड़ा नुकसान हुआ। तूफान के बाद जब दुकानदार बाजार में पहुंचे तो नुकसान देखकर हैरान रह गए। दुकानों में रखा सामान ऐसा दिखने लगा जैसे समुद्र से बहकर आया कूड़ा करकट हो। लोग दुकान की साफ सफाई के काम में जुट गए। 1 से 1.5 लाख रुपया का सामान था, वो सब चला गया। लेकिन इनके लिए चिंता की बात यह भी है कि समुद्र में तूफान का असर अब भी खत्म नहीं हुआ है।
समुद्र से अब भी डराने वाली ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। एक दिन पहले आए तूफान की वजह से दीघा के एक बीच पर लगी मजबूत रेलिंग तक उखड़ गई, जमीन पर बिछी टाइलें उखड़ गईं, बड़े बड़े खंबे भी जमीन पर गिर गए। ईंट और सीमेंट से बनी मजबूत दीवारें तक तूफान के आगे टिक नहीं सकी। बंगाल में ओडिशा की सीमा से लगने वाले दत्तापुर पल्ली में भी तूफान ने भारी तबाही मचाई। बड़ी संख्या में पेड़ टूटकर गिर गए। कई जगहों पर पेड़ बिजली की तारों पर गिरे और कई जगहों पर लोगों के घरों पर, जिन्हें हटाने के काम में एनडीआरएफ की कई टीमें लगी हैं। लेकिन तूफान ने नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचाया, जिसका अंदाजा इसके गुजरने के बाद लगा। CNN न्यूज़ 18 की रिपोर्ट है कि इसका असर राज्य के करीब 1 करोड़ लोगों पर हुआ। ये दावा बंगाल की मुख्यमंत्री ने पूरी जानकारी जुटाने के बाद किया। जबकि 3 लाख घरों और 100 से ज्यादा तटबंधों को भी तूफान से नुकसान पहुंचा, तो वहीं ओडिशा में 125 से ज्यादा गांव चक्रवात की चपेट में आए। राज्य के सीएम नवीन पटनायक ने भरोसा दिया है कि प्रभावित इलाकों में बिजली के साथ सड़कों को भी 24 घंटे में चालू कर दिया जाएगा। पिछले 6 महीनों से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर अब सिंघू और टिकरी बॉर्डर के आसपास के गांव में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इस नाराजगी का सबसे बड़ा कारण आसपास के लोगों को किसान आंदोलन से कोरोना के फैलने का डर है। ये गांव पहले से ही कोरोना की मार झेल रहे हैं, लेकिन अब डर है कि किसान आंदोलन की वजह से कहीं एक बार फिर से उनके गांव कोरोना की चपेट में ना आ जाए। इसके अलावा टिकरी और सिंघू बॉर्डर के लोग किसानों के आंदोलन का इसलिए भी विरोध कर रहे हैं क्योंकि इस आंदोलन की वजह से बॉर्डर का सारा ट्रैफिक उनके गांव की गलियों से होकर गुजर रहा है। पिछले 6 महीने से इन गलियों में सुबह शाम जैम जैसे हालात हो जाते हैं, क्योंकि हरियाणा और दिल्ली आने जाने के लिए लोग गांव के इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। टीकरी कला गांव में हम आ गए और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस गांव की ग्राउंड रिपोर्ट्स क्या है, क्योंकि महज जहां पर आंदोलन चल रहा है किसानों का, वहां से कुछ ही कदमों की दूरी पर ये टीकरी कला गांव है। तो कोरोना का कितना असर यहां पर है, आपके पास कुछ की दूरी पर आंदोलन चल रहा है, तो क्या उस आंदोलन का प्रभाव कोरोना महामारी के तौर पर यहाँ पर देखने को? हाँ बिल्कुल है, उसका महामारी का तो है ही। देखो इतने गांव में इतनी डेथ हो चुकी है, 30-40 डेथ हो चुकी है गांव में अभी 1.5-2 महीने के अंदर अंदर। और ना तो दवाइयाँ लेने जा सकते, मेडिकल स्टोर है, जो हॉस्पिटल है सब बहादुरगढ़ है, सब्जियां हैं खाने के लिए, कुछ सामान है परचून का, कुछ भी नहीं ला पा रहे। हमारे तो सबसे नज़दीक बहादुरगढ़ लगता है, 2-3 किलोमीटर पे लगता है हमारा, और कोई शहर है नहीं हमारे से दूर है। गांव को इतनी परेशानी है, 40-50 हज़ार आदमी यहाँ रहता है, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, लोगों को बड़ी परेशानी है, बहुत ही ज़्यादा। अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। कि किसान आंदोलन में जो आंदोलनकारी हैं जब अपने गांव जाते हैं, गांव से इधर आते हैं, तो आसपास के इलाकों में और अपने गांव में लगातार वो कोरोना फैलाने का काम कर रहे हैं। टीकरी कला गांव में हमें, जो टीकरी बॉर्डर के पास है, यहाँ ये गोदाम है, आप देख सकते हैं। आंदोलन की वजह से तमाम रास्ते जो बंद हैं, उसका असर ऐसे गोदामों पर भी पड़ा है जो लगातार काम ना होने की वजह से, रास्ते बंद होने की वजह से बंद है। ऐसे ही गोदाम के बाहर जो टीकरी कला गाँव के लोग हैं वो यहाँ पर हैं। हुक्का गड़गड़ाया जा रहा है, लेकिन क्योंकि कोरोना का डर है तो इस वजह से शांत पड़ा है हुक्का, और लोग हमारे साथ हैं। क्या किसान आंदोलन का कितना असर हो रहा है यहाँ पर? यहाँ इतना हो रहा है, ये पास में शहर है बहादुरगढ़, ना रास्ता है जाने का, जाते हैं 10 किलोमीटर घूम के, 5-7 किलोमीटर तो घूम के जाना ही पड़ता है। बाइक ही ले जानी पड़ती है, गाड़ी तो जा भी नहीं सकती। साइकिल पर चले जाओ या पैदल चले जाओ, बस और रास्ता नहीं है। कोरोना भी फैल रहा है यहाँ पर? हाँ कोरोना भी है, ज़्यादा ही हो रहा है, गांव में भी कुछ फैल गया। कितना फैला है गांव में? क्या नौजवानों पर भी असर पड़ा है? भैया बहुत पड़ा है। जैसे पहले तो खेलने भी निकल जाया करते थे, पर अब तो खेलना भी बंद हो गया। अब कोरोना से पहले जब हम स्कूल में जाते थे, जब भी हमें बहुत घूम के जाना पड़ता था, तब टाइम भी वेस्ट होता था और सब कुछ वेस्ट होता था, तो इससे परेशानी तो आई है। क्या दिक्कतें आ रही हैं आंदोलनकारियों की वजह से? कोरोना फैला रहे हैं या कुछ और ऐसी कहने की बातें? सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है कि कामकाज सारा बंद पड़ा हुआ है, ना गाड़ी इधर आ पा रही है ना उधर जा पा रही है। हम लोग भी बहुत 15-15 किलोमीटर घूम के गाड़ी लेके आना पड़ता है। बहादुरगढ़ जाने आने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए बहुत कितने दिन होता है कि हम लोग इधर ही रह जाते हैं। ये गांव के लोग हैं जिनका कहना है कि दिक्कतें काफ़ी हैं आंदोलनकारियों की वजह से, और जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, कोरोना तो फैल ही रहा है क्योंकि तमाम जो लोग हैं किसान आंदोलनकारी, वो उनका आना जाना जिस तरह से, तो कोरोना का डर तो है, कोरोना का फैलाव भी हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ की गतिविधियों पर है, आने जाने पर है, उसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन केडी के साथ यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।
ब्राजील में अमेज़न के हरे भरे जंगल सोने के अवैध खनन में लगे मुनाफाखोरों और आदिवासियों के बीच जंग का मैदान बन गए। वहां खनन माफिया आदिवासियों की जमीन हड़पने पर तुला है और आदिवासी अपनी डूबती नैया और पर्यावरण को बचाने के लिए उनसे दो दो हाथ कर रहे हैं, जिसका नतीजा यह है कि तस्वीरों में ऐसी जोरदार फायरिंग होती सुनाई दी कि नदियों की कलकल और पंछियों की चहचहाहट से गुलजार रहने वाला घना जंगल गोलियों की गड़गड़ाहट से थर्रा उठा। इतना ही नहीं, बेखौफ खनन माफिया के लोग पुलिस के सामने ही वहां एक नदी पर स्पीड बोट दौड़ाते नजर आए। बताया गया कि अमेज़न के जंगलों के इस इलाके में करीब 27,000 आदिवासी रहते हैं और पिछले कुछ वक्त में यहां जमीन से सोना निकालने के लिए खनन माफिया के लगभग 20,000 मजदूर जंगलों में घुसपैठ कर चुके हैं, जो न सिर्फ आदिवासियों के खून के प्यासे बने हैं बल्कि अमेज़न के विनाश का कारण भी बन रहे हैं। Porque nós todos, todo ser humano da sociedade brasileira tem que ser respeitado. अमेज़न के जंगलों को दुनिया के फेफड़े कहा जाता है, लेकिन ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इस इलाके में खनन के हक में है। राजस्थान के सवाई माधोपुर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां कीर्तन के समय एक भालू मंदिर में घुस गया। आशंका है कि वो भालू पानी की तलाश में भटकता हुआ वहां पहुंचा, जिसको देखते ही मंदिर में मौजूद लोग घबरा गए। उन्होंने मंदिर के हॉल के दरवाजे को बंद कर लिया ताकि वो भालू उन तक पहुंच ना सके। उन लोगों ने खुद को उस भालू से सुरक्षित तो कर लिया, लेकिन वो पूरे मंदिर में इधर उधर घूमता नजर आया। काफी देर बाद वो खुद वहां से बाहर निकलकर जंगल की तरफ चला गया, जिसके बाद मंदिर में मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। दिल्ली में पालतू कुत्ते को गुब्बारों के सहारे आसमान में उड़ाने के आरोपी गौरव शर्मा को जमानत मिल गई। आरोप है कि उसने अपने YouTube चैनल के लिए कुत्ते को हवा में उड़ाने का वीडियो बनाया, जिसके वायरल होते ही विवाद हो गया, क्योंकि इसमें गौरव शर्मा अपने पालतू कुत्ते को गैस वाले गुब्बारों के साथ उड़ाता नजर आया। 3, 2, 1 जिस पर पीपल फॉर एनिमल्स नाम की संस्था ने आपत्ति जताई और उसके खिलाफ केस दर्ज करा दिया। गौरव शर्मा पर आरोप है कि उसने अपने YouTube चैनल पर लाइक्स पाने और वीडियो वायरल कराने के लिए कुत्ते को परेशान किया। वायरल वीडियो में साफ दिखा कि उसने पहले कुछ गैस वाले गुब्बारे बांधकर कुत्ते को हवा में उड़ाने की कोशिश की, लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसने गुब्बारे बढ़ा दिए। इसमें 2 गुब्बारे और बांध दे और डॉलर हमारा फाइनल उड़ रहा है। अभी देखना है उड़ता है। मम्मी जादू दिखाएं आप लोगों को। यही नहीं, उसने ये हरकत पहले एक दुकान के अंदर की और बाद में अपने वीडियो को बेहतर बनाने के चक्कर में पार्क में पहुंच गया, जहां उसने अपनी मां के साथ मिलकर कुत्ते को उड़ाने के अलग अलग तरीके आजमाए। अभी आप धीरे धीरे करके छोड़ना और फिर ये उड़ेगा। बैलेंस बना। एक बार तो वो एक गाड़ी पर चढ़ गया और वहां से कुत्ते को हवा में छोड़ दिया, जिसके बाद वो उड़ने लगा और पहले एक बालकनी से फिर दूसरी बालकनी से टकरा गया। जिस समय गौरव हंसते हुए ये मनमानी कर रहा था, कुत्ता भौंक रहा था, जिससे उसकी घबराहट का अंदाजा लगा। बस भाई बस। इस वीडियो की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने गौरव शर्मा को जानवरों पर अत्याचार करने समेत कई धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया। जो व्यक्ति उस वीडियो में था, गौरव शर्मा, 27-year-old यूट्यूबर, हैज बीन अरेस्टेड। हालांकि बाद में उसे दिल्ली के मालवीय नगर थाने से ही जमानत मिल गई। जांच के दौरान पता चला कि ये वीडियो 21 मई को बनाया गया था। बिहार के छपरा से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जहां लॉकडाउन का पालन करवाने गई पुलिस ने एक दिव्यांग से मारपीट की। दिव्यांग के साथ मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसमें दिखा कि पुलिस से बात करने के बाद वो दिव्यांग दुकानदार सड़क के किनारे जाकर बैठ गया। इतने में वहां खड़े एक पुलिस वाले ने उसे पीटना शुरू किया और घसीटते हुए उसे वहां से हटाने की कोशिश की। पुलिस वाले उसे घसीटते हुए कुछ दूरी तक ले गए। बताया गया कि पुलिस वहां लॉकडाउन में खुली दुकानों को बंद करवाने पहुंची थी जिस वक्त उन्होंने ये कार्रवाई की। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। आंध्र प्रदेश में 10वीं की बोर्ड की परीक्षा टल गई। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में 10वीं की बोर्ड परीक्षा को फिलहाल टाल दिया। अब जुलाई में होने वाली बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा। दिल्ली में एक और ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर लॉन्च किया गया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसकी शुरुआत की। साकेत में एक मॉल की पार्किंग में यह सेंटर बनाया गया है, जहां लोग अपनी गाड़ी में बैठकर ही कोरोना का टीका लगवा सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि इतना सेफ एनवायरनमेंट में, यहाँ इतना सिक्योर एनवायरनमेंट में वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम चल रहा है। मुंबई के डोंगरी इलाके में रहने वाले एक हिस्ट्री शीटर अपराधी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
वीडियो में वो आदमी घर के फर्श पर 500 और 2000 के नोटों की बेहिसाब गड्डियां बिछाए दिखा। सोशल मीडिया पर उसने नोटों की गड्डियों पर लेटे अपने बेटे की तस्वीर भी पोस्ट की। तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस ने नोटिस भेजकर पैसे का हिसाब मांग लिया। नोटिस सर्व किया गया कि इनको एक्सप्लेन करने के लिए सोर्स ऑफ ये मनी जो दिख रहा है वीडियो, ये सब उसका हिसाब बताने के। वीडियो शम्स सैयद नाम के हिस्ट्री शीटर का है, जिस पर अलग अलग थानों में 10 से ज्यादा केस दर्ज हैं, जिनमें एक मामला दानिश सुपारीवाला नाम के शख्स के भाई की हत्या की कोशिश का भी है। इसने मेरे भाई को जबरदस्ती का मारे। इनका बोलना यह है कि यहाँ पर गली में नहीं बैठने का, ये गली हमारी है, यहाँ ना पार्किंग लगाने का ना गली में बैठने का। मेजबान बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच दोपहर 12:30 बजे ढाका में तीसरा और आखिरी वनडे मैच खेला जाएगा। बांग्लादेश की टीम पहले 2 वनडे जीतकर सीरीज अपने नाम कर चुकी है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर ओम बिरला को एक खत लिखा। इस खत में उन्होंने पिछले साल से रुकी सांसद निधि को जारी करने की मांग उठाई। अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आए तूफान और कोरोना से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए ये रकम देने की अपील की। हरियाणा के जींद में लॉकडाउन के समय कुछ दुकानदारों से पुलिस की मारपीट पर वहां के व्यापारियों का गुस्सा भड़क गया। 2 दिन पहले हुई ये घटना वहां दुकानों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों में भी रिकॉर्ड हुई, जिनमें एक वीडियो में जींद के एसएचओ सुनील कुमार एक दुकानदार को थप्पड़ मारते नजर आए। उस दुकानदार ने पुलिस को समझाने की कोशिश की, लेकिन एसएचओ उसे थप्पड़ मारते हुए अपनी गाड़ी तक ले गए। थोड़ी देर में पुलिस फिर से लौटी और वहां खड़े दूसरे आदमी को भी पीटना शुरू कर दिया। दूसरे सीसीटीवी वीडियो में भी एक दुकानदार के साथ पुलिस की हल्की सख्ती देखने को मिली। इन घटनाओं से नाराज व्यापारियों ने एक बैठक की और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर एसएचओ सुनील कुमार को सस्पेंड करने की मांग की। मांग नहीं माने जाने पर उन्होंने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली। व्यापार मंडल आंदोलन करने पे मजबूर होगा। आरोपों में घिरे एसएचओ सुनील कुमार ने दुकानदारों के साथ की गई मारपीट को सही ठहराने की कोशिश की। वीडियो में कोई सामने आपको ऐसा कोई मारपीट नहीं है। अब भाई बताओ, हल्की सी सख्ती से तो जब भी डर रहेगा पुलिस का। साथ ही पुलिस ने चेतावनी दी कि जो कोई भी लॉकडाउन को तोड़ेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार के भागलपुर से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां लॉकडाउन का पालन करवाने निकले एएसपी ने अपनी पिस्तौल ले रहा है। एएसपी वहां सादी वर्दी में पहुंचे और इलाके के लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। आरोप है कि इसी बीच कुछ लड़कों ने उनसे बदसलूकी की कोशिश भी की, जिसके बाद एएसपी ने अपनी पिस्तौल निकाली और हुड़दंग करने वाले लड़कों को वहां से भगा दिया। इसके बाद वो आगे बढ़े तो उन्हें ड्यूटी पर तैनात कुछ पुलिसकर्मी आराम करते दिखे। वो पुलिसकर्मी भी एएसपी को नहीं पहचान पाए और उन्हें एक ने पुलिस अधिकारी से बहस शुरू कर दी। जब एएसपी ने अपनी पहचान बताई तो उस पुलिसकर्मी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। पता है किससे बात कर रहा है? एएसपी पूरन झा बोल रहा हूँ। ड्यूटी पर मुस्तैद न रहने पर एएसपी पूरन झा ने उस पुलिसकर्मी को जमकर फटकार लगाई। पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है वर्दी का? वर्दी पहनने में शर्म आ रहा है तुम लोगों को? काफी देर तक चली बहस के बाद पुलिस अधिकारी ने उस पुलिसकर्मी को चेतावनी दे डाली। रिपोर्ट तो देख, मैं वैसे भी करूंगा, मेरे रिपोर्ट में भी तू सस्पेंड हो जाएगा, जानता है ना इतना। इसके बाद एएसपी वहां से मोटरसाइकिल पर सवार होकर बाकी इलाकों के दौरे पर निकल गए। भारत को फाइजर की वैक्सीन जल्द मिलने की उम्मीद है। देश में जल्द कोरोना वैक्सीन की किल्लत कम हो सकती है। नीति आयोग ने बताया कि अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन जुलाई तक भारत को मिल सकती है। We are engaged with Pfizer because they have indicated availability of certain amount of certain volume of vaccine. जबलपुर में एक सब्जी वाले पर ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस वाले को चाकू मारने का आरोप लगा। इसके बाद घायल पुलिस वाले को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गया। गंदे गाली देते हुए आरक्षक के ऊपर जानलेवा हमला किया। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने तूफान के बाद कई प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। इस दौरान वहां चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आईं। पटनायक जहां ये हवाई सर्वे कर रहे थे, उसके ठीक नीचे इतना पानी भरा था कि समंदर जैसा नजारा बन गया, जबकि वहां पहले सड़कें और जमीन होती थी। महाराष्ट्र के वर्धा में जेनेटेक लाइफ साइंसेज कंपनी ने ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन तैयार कर लिया। इस दवा के लॉन्च के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल हुए। बताया गया कि सोमवार से यह इंजेक्शन बाजार में आ जाएगा, जिसकी कीमत 1200 रुपए होगी। महाराष्ट्र सरकार ने चंद्रपुर जिले में शराब की बिक्री पर लगी रोक हटा दी। पिछली सरकार ने वहां शराबबंदी लागू कर दी थी। गुजरात सरकार ने ब्लैक फंगस के मरीजों से जुड़े जो आंकड़े जारी किए, उनमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। न्यूज़ 18 के जनक दवे की रिपोर्ट है कि गुजरात सरकार के आंकड़ों ने फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर ब्लैक फंगस होता कैसे है, क्योंकि अब तक स्टेरॉइड्स और का ज्यादा इस्तेमाल और डायबिटीज की बीमारी को ही इसका कारण माना जा रहा है।
अब तक ये बात सामने आई थी कि ब्लैक फंगस कोरोना से ठीक हो चुके उन लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है जिन्हें पहले से डायबिटीज की बीमारी या फिर जिन्हें कोरोना के इलाज के दौरान ज्यादा मात्रा में स्टेरॉयड दिया। लेकिन गुजरात सरकार ने जो आंकड़े जारी किए उनमें ब्लैक फंगस के 50% ऐसे मरीज शामिल हैं जिन्होंने इलाज के दौरान स्टेरॉयड्स लिया ही नहीं था, और ब्लैक फंगस के 40% से ज्यादा मरीज ऐसे हैं जिन्हें डायबिटीज की बीमारी भी नहीं। कुछ डॉक्टरों ने आशंका जताई कि ऐसे लोगों में ब्लैक फंगस का कारण ज्यादा मात्रा में भाप लेना भी हो सकता है। ज़्यादा एक्सेसिव स्टीम लेने से उनका जो नेजल म्यूकोसा है उस पर कुछ बर्न हो गया और वो फ्रेजाइल हो गई, और वो बर्न और फ्रेजाइल नेजल म्यूकोसा एक फंगस को ग्रोथ होने का एनवायरनमेंट मिला। केंद्र ने व्हाट्सएप के बाद ट्विटर को भी सख्त चेतावनी दी। केंद्र ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी के मुद्दे पर लोगों को भटकाने के बजाय ट्विटर को भारत के कानून का पालन करना चाहिए। केंद्र ने सख्त लहजे में यह भी कहा कि ट्विटर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को ना सिखाए कि क्या करना है। केंद्र ने भारत में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर करते हुए ट्विटर के आरोप को पूरी तरह आधारहीन बताया और कहा कि ट्विटर अपनी नाकामी छिपाने के लिए भारत की छवि को खराब करना चाहता है। साथ ही केंद्र ने ट्विटर पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर अपनी शर्तें लादने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। केंद्र ने यह भी सवाल उठाया कि ट्विटर का दफ्तर भारत में क्यों नहीं है। पश्चिम एशिया के देश ओमान में वहां की सरकार के खिलाफ लोग फिर बड़ी संख्या पर सड़कों पर उतर आए। वहां की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी से लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा, जिसके बाद उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सड़कों पर उतरकर रोजगार की मांग करने लगे। सुहार शहर में रास्तों पर प्रदर्शनकारियों ने काफी हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस को उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। इसकी वजह से पूरे इलाके में धुआं छा गया। पुलिस वालों की इस कार्रवाई से बचने के लिए प्रदर्शनकारी इधर उधर भागने लगे। हालांकि इतनी सख्ती के बाद भी रास्तों पर हंगामा मचा रहा। ये लोग शांत नहीं हुए और वहीं डटे रहे। यूपी में लॉकडाउन लागू होने के बावजूद कई जिलों में नेता कोरोना नियमों का मजाक उड़ाते दिखाई दिए। नेताओं की लापरवाही की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही हैं, जिनमें वो अपने समर्थकों के साथ कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। बरेली के नवाबगंज इलाके से सामने आई तस्वीरों में प्रधान पद के एक प्रत्याशी डांस करने वाले कलाकारों के साथ झूमते दिखे। 2 दिन पुराने इस वीडियो में उनके आसपास कई लोग भी दिखाई दिए, लेकिन किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं दिखा। डांस करने वाले कलाकारों को देखने की होड़ में लोग एक दूसरे से तय दूरी बनाने के नियम को भी भूल गए। खबर है कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और लॉकडाउन तोड़ने के आरोप में कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। आजमगढ़ से भी इसी तरह की कुछ तस्वीरें सामने आईं। वहां भी लॉकडाउन के बावजूद एक शादी समारोह में कई लोग जुट गए। इस भीड़ में नए चुने गए एक पंचायत सदस्य भी दिखाई दिए, जिन्होंने कोरोना नियमों को तार तार कर दिया। उन्होंने भी डांस करने वाले कलाकारों के साथ ठुमके लगाए। इस दौरान उन्होंने मास्क पहनना तक जरूरी नहीं समझा। उनके आसपास कई लोग खड़े दिखाई दिए, लेकिन उन्होंने न तो किसी को टोका और न ही खुद ही लोगों से दूरी बनाई। बताया गया कि ये वीडियो भी कुछ दिन पहले का है। खबर है कि हत्या के आरोपी पहलवान सुशील ने सागर नाम के पहलवान की हत्या अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए करवाई थी या की थी। न्यूज़ 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि 4 मई को दोपहर के वक्त सुशील छत्रसाल स्टेडियम में थे, जहां उनकी कुछ लड़कों से कहासुनी हुई थी। इन 6 लड़कों में गैंगस्टर काला जठेड़ी का भांजा सोनू महाल और पहलवान सागर शामिल थे। इन लड़कों ने कहासुनी के दौरान सुशील का कॉलर तक पकड़ लिया था और उन्हें देख लेने की धमकी दी थी। इस बात से गुस्साए सुशील ने नीरज बवाना गैंग और सोदा गिरोह के बदमाशों को फोन करके हरियाणा से दिल्ली बुला लिया। फिर उसी दिन रात के वक्त करीब 6 गाड़ियों में सवार होकर सुशील और उनके साथी उन 6 लड़कों के ठिकानों पर पहुंच गए, जिनसे सुशील का झगड़ा हुआ। रात करीब 1 बजे सागर और सोनू समेत सभी 6 लड़कों को सुशील और उनके साथी गाड़ियों में बिठाकर छत्रसाल स्टेडियम पहुंचे और फिर स्टेडियम की पार्किंग में सभी 6 लड़कों को हॉकी स्टिक और डंडों से बुरी तरह पीटा। यास तूफान ने ओडिशा के कई जिलों में भारी तबाही मचाई। तूफान का सबसे ज्यादा असर मयूरभंज में हुआ। वहां की नदियों में भारी बारिश के बाद उफान आ गया और उन नदियों का पानी हदें तोड़कर रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ गया। वहां से सामने आई तस्वीरों ने तो रोंगटे खड़े कर दिए। तेज लहरों से निकल रही आवाज ने लोगों को खौफ से भर दिया। सैलाब के पानी ने वहां के एक पिकनिक स्पॉट को चारों तरफ से घेर लिया।
जिसको देखकर ऐसा लगा जैसे वो पूरे इलाके को अपने अंदर समेटकर बहा ले जाएगा। पानी की तेज लहरों से बचने के लिए कई लोग ऊंची जगहों पर चले गए, क्योंकि पिकनिक स्पॉट की तरफ जाने वाले सभी रास्ते पानी में समा गए। It increases the water level of all rivers that lead to flood. बताया गया कि भारी बारिश के बाद मयूरभंज के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। फ्रेंच ओपन में सुमित नागल को झटका लगा। टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल की फ्रेंच ओपन में खेलने की उम्मीदें टूट गईं। उन्हें क्वालिफायर के दूसरे दौर में 3-6, 3-6 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार की वजह से वो फ्रेंच ओपन के मुख्य ड्रॉ में जगह नहीं बना पाए। केरल में 1 जून से स्कूलों की ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाएंगी। कोरोना के मामलों में थोड़ी कमी आने के बाद राज्य सरकार ने इसका ऐलान किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सिद्धार्थनगर पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड कमांड सेंटर का दौरा किया। साथ ही उन्होंने वहां कुछ अधिकारियों से भी मुलाकात की। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कोरोना संकट में मदद का हाथ बढ़ाते हुए कोरोना में अपने माता पिता को खोने वाले 100 से ज्यादा बच्चों की देखभाल का जिम्मा उठाया। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए दिल्ली नगर निगम ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अपने इलाके के गिरधरलाल अस्पताल में बच्चों के इलाज के लिए कई वार्ड तैयार किए। कोरोना महामारी के दौरान बच्चों के इसके असर से बचाया जाए, इसकी कोशिश उत्तरी नगर निगम कर रहा है। बताया गया कि इस अस्पताल में अभी से ही बच्चों के लिए 60 से 70 बेड रिजर्व कर दिए गए हैं। इसके साथ ही वहाँ सारी सुविधाओं का भी इंतजाम किया जा रहा है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन की पाइपलाइन आएगी, उसके लिए ऑक्सीजन प्लांट की तैयारी हो रही है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा से डराने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां सड़क के किनारे रखी एक दुकान में लगी आग ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। यह आग कैसे भड़की, इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन कुछ ही देर में इसने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद तो वो दुकान आग की भयानक लपटों में धधकने लगी। इस बीच उसमें एक जोरदार धमाका हुआ, जिससे आसपास के लोग खौफ से भर गए। धमाके के बाद तो इसकी लपटें आसमान छूने लगी और इसका धुआं चारों तरफ फैल गया। बताया गया कि ये धमाका दुकान में रखे गैस सिलेंडर के फटने की वजह से हुआ। डर इस बात का भी सताने लगा कि कहीं ये आग पास की दूसरी दुकानों को ना अपनी जद में ले ले। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन धमाके की वजह से वो दुकान जलकर राख हो गई। बंगाल की खाड़ी से उठे यास तूफान का असर दूसरे दिन भी झारखंड के कई जिलों में देखने को मिला। झारखंड की राजधानी रांची में तो यास तूफान की वजह से हुई बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए और वहां के कुछ इलाकों में पानी सैलाब बनकर बहता नजर आया। इस सैलाब में वहां के कई रास्ते भी डूब गए। 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हुई जो जरूरी काम की वजह से अपने घरों से बाहर निकले। एक तो कोरोना का मार, ऊपर से ये तूफान का मार, जीवन तो अस्त व्यस्त हो गया। बेघर लोगों के लिए भी ये बारिश मुसीबत बनकर आई। कई लोग वहां बंद पड़ी दुकानों के आगे बैठकर खुद को बारिश से बचाने की कोशिश करते दिखे। रांची के अलावा गुमला में भी यास तूफान की वजह से अच्छी खासी बारिश हुई। वहां किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमों को भी तैनात कर दिया गया। जिस भी तरह की आपदा है लोगों को उस आपदा से मुक्त करेंगे। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक झारखंड के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की। झारखंड के अलावा चक्रवाती तूफान यास का असर बिहार के कई शहरों में भी देखने को मिला। बंगाल की खाड़ी से उठा ये तूफान एक दिन पहले उड़ीसा में तट से टकराया था, लेकिन तूफान की वजह से बिहार के कई इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मुजफ्फरपुर में तो एक परिवार पर यह मौसम कहर बनकर टूटा। तेज हवाओं और बारिश की वजह से सड़क पर लगा एक पेड़ उनके मकान पर जा गिरा। जिस वक्त यह हादसा हुआ तब वहां एक लड़का और उसकी मां मौजूद थे, जो जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भागे। पूरा गिर गया घर, अब हम लोग रहेंगे कहाँ पे? इस परिवार को जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने भरोसा दिया कि इस मुश्किल वक्त में उनकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। जो आपदा के तहत देय सुविधा होगा ये उनको दिया जाएगा। तूफान के बाद राजधानी पटना में भी घरों से बाहर निकले लोगों को बारिश का सामना करना पड़ा। कुछ ने भीगने से बचने के लिए छातों का सहारा लिया, तो कुछ छज्जों के नीचे खड़े होकर सिर छिपाते नजर आए। इस बीच मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि ज्यादातर जगहों पर अगले 48 घंटे ऐसा ही माहौल बना रहेगा। पूरे राज्य में सिर्फ हल्के से मध्यम स्तर की बारिश होगी। जो हवा की गति है वो अधिकतम 50 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। तूफान का खौफ बेगूसराय में भी दिखाई दिया। वहाँ कई जगहों पर बड़े बड़े पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गए। एक जगह तो पेड़ गिरने से जैम लग गया। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग काफी देर तक वहाँ फंसे रहे। जापान के कुछ डॉक्टरों ने टोक्यो ओलंपिक्स रद्द करने की मांग उठाई। टोक्यो ओलंपिक्स के ऊपर से अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। जापान के डॉक्टरों की एक संस्था ने इन खेलों को रद्द करने की सलाह दी और ऐसा न होने पर तेजी से कोरोना फैलने का अंदेशा जताया।
पंजाब में कोरोना खतरे की वजह से लगाई गई पाबंदियां 10 जून तक बढ़ा दी गई। हालांकि अस्पतालों में ओपीडी दोबारा खोलने की मंजूरी दे दी गई, जिससे दूसरी बीमारियों के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच एनसीसी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी। अब जल्द वो 1 लाख और छात्रों को ट्रेनिंग देगी। एनसीसी की ऐसी ही कई टीमें पहले से कोरोना की लड़ाई में प्रशासन की मदद कर रही हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना से निपटने के लिए की गई सरकार की तैयारियों की तारीफ की। इससे पहले राज्य सरकार ने कई जिलों में मेडिकल सुविधाएं बढ़ाने पर रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की। इसी के बाद अदालत ने यह टिप्पणी की। टीम इंडिया के क्रिकेटर टी नटराजन ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली। साथ ही उन्होंने कोरोना की इस लड़ाई में लगातार जुटे मेडिकल स्टाफ का शुक्रिया अदा किया। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन खत्म करने से पहले टीका लगाने का बड़ा अभियान शुरू कर दिया गया। जम्मू के एक वैक्सीन सेंटर के बाहर टीका लगवाने के लिए बड़ी संख्या में लोग लाइन में खड़े नजर आए। जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से वैक्सीनेशन का काम जिस स्तर पर जारी है, इस समय जम्मू कश्मीर में लगभग 1000 के करीब सेंटर हैं जहां पर वैक्सीनेशन हो रही है। अनलॉक से पहले वहां रेहड़ी पटरी वालों, ढाबे वालों और दूसरे दुकानदारों को भी टीका लगाने की शुरुआत की गई, जिसकी लोगों ने तारीफ भी की। अच्छा कर रही है सरकार हमारी, सभी को जल्दी से अगर वैक्सीन लगेगी तो सभी लॉकडाउन हमारा जो है वो खुलेगा। हालांकि इस दौरान कोरोना नियमों को ही ताक पर रख दिया गया। भारी भीड़ होने की वजह से वहां अफरा तफरी के हालात भी दिखे। इस बीच लोगों ने भी प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठाए। जहां इंजेक्शन लगवा रहे हैं पानी नहीं दे सकते, कोई ऐसा टेंट वगैरह ही लगा दीजिए। जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की नई साजिश सामने आई। न्यूज 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि आईएसआई की सरपरस्ती में तैयब फारूक नाम का आतंकी रावलपिंडी में बैठकर जम्मू कश्मीर में आतंकियों की नई फौज तैयार कर रहा है। साथ ही हथियारों की सप्लाई और आतंकी फंडिंग के काम में आईएसआई इस आतंकी का साथ दे रही। सूत्रों के मुताबिक यह आतंकी जम्मू कश्मीर के कई जिलों में आतंकियों की भर्ती के लिए अपना नेटवर्क बना चुका है और इस काम के लिए वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी भनक लगते ही सुरक्षा एजेंसियां भी इसके मंसूबों को नाकाम करने के लिए अलर्ट हो गई। गुजरात के धोराजी से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां टाउटी तूफान से हुए नुकसान से परेशान एक किसान ने अपनी फसल को आग के हवाले कर दिया। बताया गया है कि उसने 13 बीघा जमीन पर तिल की फसल बोई हुई थी, जो कि टाउटी तूफान और उसके बाद हुई बारिश की वजह से पूरी तरह बर्बाद हुई, जिससे परेशान होकर इस किसान ने फसल में आग लगाई। अपनी बर्बादी के इस मंजर को देखने के सिवा उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं बचा। संघर्ष और संकट से जूझ रहे सीरिया में विद्रोहियों ने राष्ट्रपति चुनाव का विरोध किया, क्योंकि इस चुनाव को महज एक औपचारिकता समझा जा रहा है, जिसमें राष्ट्रपति बशर अल असद की जीत पक्की मानी जा रही। और इसी बात से नाराज सीरियाई विद्रोहियों ने उनके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके लिए हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी इदलिब की सड़कों पर उतर आए। हालांकि कोरोना के बीच हुए प्रदर्शन में नियमों की भी खूब धज्जियां उड़ी, क्योंकि नौजवानों, बुजुर्गों और बच्चों से भरी भीड़ में इक्का दुक्का लोग ही मास्क पहने नजर आए। लेकिन महामारी से बेफिक्र ये लोग झंडे और पोस्टर लिए एक सुर में सीरिया के राष्ट्रपति के विरोध में नारेबाजी करते रहे। विद्रोहियों ने नारेबाजी के दौरान सीरिया में हुए राष्ट्रपति चुनाव को अवैध और दिखावटी बताया, लेकिन तमाम विरोध के बीच वोटिंग जारी रही और मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। मध्य प्रदेश के सतना से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां कुछ लोगों ने 50 फीट गहरे कुएं में गिरे एक बैल को बाहर निकाला। बताया गया कि जिस वक्त ये बैल कुएं में गिरा तब उसमें पानी काफी ज्यादा था, जिस वजह से अगर वो कुएं में ज्यादा देर रहता तो उसकी जान भी जा सकती थी। ऐसे में उस बैल को सही सलामत बाहर निकालने के लिए कुछ लोग आगे आए और उन्होंने आनन फानन में एक क्रेन और रस्सी का इंतजाम किया, जिसके बाद एक आदमी रस्सी की मदद से कुएं में उतरा। रात के अंधेरे में बैल को रस्सी से बांधना उसके लिए काफी मुश्किल रहा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उस शख्स ने बैल को रस्सी से बांध दिया। फिर उन दोनों को ऊपर की तरफ खींचने की कवायद शुरू हुई। वहां जुटे लोगों ने कड़ी मेहनत के बाद उस बैल को कुएं से बाहर निकाल लिया। बताया गया कि इस काम में उन्हें 1 घंटा लग गया। वैक्सीन के मुद्दे पर राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। राजस्थान सरकार ने बताया कि कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पर वो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करेगी। इस याचिका में केंद्र से वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर निकालने की मांग की जाएगी, ताकि सभी राज्यों को टीका मिल सके। कोर्ट में तो इसलिए जा रहे हैं कि ग्लोबल टेंडर भारत सरकार करे। ग्लोबल टेंडर हमने इसलिए किया, मजबूरी में किया। लखनऊ पुलिस ने जीएसटी अधिकारी बनकर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
आरोप है कि इन्होंने अपनी गाड़ी पर नीली बत्ती लगाकर कई दवा की दुकानों में जीएसटी अधिकारी होने का रौब दिखाया और वहां से कई रेमडेसिविर इंजेक्शन हड़प लिए। बाद में आरोपियों ने इन इंजेक्शन को महंगे दामों पर बेच दिया। यूपी सरकार ने कोरोना खतरे को देखते हुए राज्य में लागू एस्मा 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। इस कानून के तहत जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकते। दिल्ली पुलिस ने गोदाम पर छापेमारी की और वहां से इस्तेमाल किए गए 848 किलो दस्ताने जब्त किए। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि ये लोग इन इस्तेमाल किए गए दस्तानों को साफ कर दोबारा बाजार में बेचने का धंधा करते थे। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद कई लोगों में कोरोना वैक्सीन का डर बरकरार है, जिसकी कुछ तस्वीरें महाराष्ट्र के पालघर में मौजूद एक वैक्सीनेशन सेंटर से भी सामने आईं, जहां टीका लगवाने के लिए कोई पहुंचा ही नहीं। वो सेंटर खाली नजर आया। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो वैक्सीन लेने से घबरा रहे हैं। वैक्सीनेशन है वो यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। उस सेंटर पर मौजूद एक कर्मचारी ने इन हालात के लिए अफवाहों को जिम्मेदार ठहराया। एक भी ऐसा आदमी नहीं आया कि खुद वैक्सीन ले ले, कहते हैं 1 महीने में हम लोग मर जाएंगे। दिल्ली के करीब हरियाणा के सोनीपत में फैक्ट्री मालिकों ने अपने कर्मचारियों के लिए खास तरह का आइसोलेशन वार्ड बनाया। इसके पीछे किसान आंदोलन से संक्रमण फैलने का डर बताया जा रहा है। कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद इस आइसोलेशन वार्ड में 20 बेड हैं, जिन्हें गत्ते और फोम से बनाया गया है और इस्तेमाल के बाद इन्हें नष्ट किया जा सकता है। ये जो बेड है ये बेड गत्ते का बनाया गया है, यानी पूरी तरीके से इसको डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर के करीब होने की वजह से वहां काम करने वाले कर्मचारियों को डर है कि किसान आंदोलन से कहीं वो भी संक्रमण की चपेट में न आ जाएं। इस खतरे को देखते हुए ही इस आइसोलेशन वार्ड को तैयार करने का फैसला लिया गया। एक बैकअप के रूप में तैयार किया है कि भाई हो सकता है अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, कल को नोबडी नोज कि कितना विस्फोटक स्थिति हो जाए। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से जान गंवाने वाले कोरोना मरीजों के घर वालों को दिल्ली सरकार 5 लाख का मुआवजा देगी। इससे पहले दिल्ली सरकार कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के घर वालों को 50,000 के मुआवजे का ऐलान भी कर चुकी है, लेकिन ये 5 लाख का मुआवजा उस ऐलान से अलग है। 5 लाख का मुआवजा कैसे और किन लोगों को दिया जाएगा, इसके लिए दिल्ली सरकार ने 6 डॉक्टरों की एक कमेटी बनाई है। ये कमेटी लोगों की शिकायत सुनने के अलावा ये भी देखेगी कि जिन अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से कोरोना मरीजों की मौत हुई थी वहां ऑक्सीजन की सप्लाई कैसी थी और अस्पताल में ऑक्सीजन ठीक तरीके से इस्तेमाल की जा रही थी या फिर नहीं। उत्तर प्रदेश के बरेली में पुलिस पर हाथ पैर में कील ठोकने का आरोप लगाने वाले एक शख्स ने अपने बयान से वो पलट गया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने बताया कि इस आदमी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए झूठ बोला था और खुद ही ये हरकत की थी। इससे पहले इस शख्स ने पुलिस पर आरोप लगाया कि मास्क न पहनने पर उसे खूब पीटा गया और उसके हाथ और पैर में कील ठोक दी गई। उसने रो रो कर खूब ड्रामा किया और अपने हाथ और पैर में लगी कीलें दिखाई। यही नहीं, उसकी मां तो उसे लेकर एएसपी के दफ्तर पहुंच गई, जहां उसने अपनी इस हालत के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। सर कीलें ठोकी हैं, बहुत पीटे गए थे और कान में पर्दा ही फाड़ दिया है। जिसके बाद इस शख्स को अस्पताल भेजा गया, लेकिन कुछ घंटों के अंदर ही पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। जांच में पता चला कि इस समय जिस शख्स के हाथ और पैर में कीलें दिख रही हैं, वो 2 दिन पहले बिना मास्क के घूम रहा था। जिसके बाद पुलिस ने उस पर केस दर्ज किया और इसी वजह से उसने ये सारा नाटक किया ताकि वो गिरफ्तारी से बच जाए। उसके द्वारा स्वयं ये घटना कारित की गई थी जिससे कि वो पुलिस की गिरफ्तारी से बच जाए। पुलिस ने उसका एक वीडियो भी जारी किया जिसमें बयान से पलटते हुए उसने ये कबूला कि उसने अपने हाथ पैर में खुद कीलें ठोकी। कील किस चीज से ठोकी तुमने? हथौड़ी साहब। तो तुम ये मानते हो तुमने जो ये किया गलत किया? जी। इस शख्स पर 2019 में भी एक केस दर्ज किया गया था और इस बार मास्क न पहनने पर उस पर दूसरा केस दर्ज किया गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से डराने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक सब स्टेशन में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी मची। हालांकि आग कैसे भड़की इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन जब रात के सन्नाटे में आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगीं तो उस इलाके में रहने वाले लोग घबरा गए। रात में घर से बाहर निकलने की हिम्मत तो वो लोग नहीं जुटा पाए, लेकिन उन्होंने खिड़कियों से ही आग की तस्वीरें अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली। काफी दूर से भी लाल लपटें उठती दिखाई दी और धुएं को देखकर ऐसा लगा मानो कि आसमान में छाए बादल और सितारे कहीं गुम हो गए हों। इलाके के लोगों ने इस घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद दमकल कर्मियों की एक टीम वहां पहुंची और वो लोग आग बुझाने में जुट गए। बताया गया कि आग बुझाने के लिए दमकल की 3 गाड़ियों को वहां बुलाना पड़ा। करीब 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग को तो बुझा लिया गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। गनीमत यह रही कि इस घटना में सब सुरक्षित रहे। दिल्ली में व्हाइट फंगस से एक महिला मरीज की छोटी और बड़ी आंत को काफी नुकसान पहुंचा। दावा है कि दुनिया में इस तरह का ये पहला मामला है।
न्यूज़ 18 की प्रियंका कांडपाल की रिपोर्ट है कि गंगाराम अस्पताल में भर्ती इस महिला के आंतों में व्हाइट फंगस से कई छेद हो गए। 49 साल की इस महिला को अस्पताल में इमरजेंसी में लाया गया था, जिसके बाद उसकी सर्जरी की गई तो पता चला कि व्हाइट फंगस उसकी छोटी और बड़ी आंतों को काफी नुकसान पहुंचा चुका है। बताया गया कि कोरोना के बाद उस महिला के शरीर में एंटीबॉडी का लेवल भी बहुत ज्यादा था। इसके बावजूद व्हाइट फंगस से उसके शरीर को काफी नुकसान पहुंचा। सर्जरी में पूरी आंत में जीई जंक्शन से स्टमक और फूड पाइप के जंक्शन से पूरे इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में मल्टीपल होल्स मिले। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पक्की नौकरी के लिए स्वास्थ्य कर्मियों ने पीपीई किट में भीख मांगकर प्रदर्शन किया। कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे पूरे प्रदेश के 19,000 स्वास्थ्यकर्मी पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर हैं, जिनमें कई प्रदर्शनकारियों ने उज्जैन की सड़कों पर भीख मांगकर अपना विरोध जताया। पीपीई किट पहनकर उन्होंने जिला अस्पताल के बाहर से गुजरने वाली कई गाड़ियों को रोका और उनमें बैठे लोगों से भीख मांगी। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से उनकी मांगों का समर्थन करने की गुहार भी लगाई। इस बीच जिले के डीएम हालात का जायजा लेने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे, जिसके बाद प्रदर्शनकारी उनके सामने घुटने के बल बैठ गए और वहीं नारे लगाने लगे। बाद में डीएम ने उनकी परेशानी सुनी और उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिया। साथ ही कोरोना के कहर को देखते हुए उनसे जल्द काम पर लौटने की भी अपील की। एक बार जब हम लोग अपने केसेस जो है जीरो कर देते हैं तब फिर इन सब मुद्दों पे बैठकर बात करें। इससे पहले प्रदर्शनकारी बैनर के साथ पूरे शहर में जुलूस निकालते दिखाई दिए। राज्य के कई दूसरे जिलों में भी स्वास्थ्य कर्मी अस्पताल के बजाय सड़कों पर अपना विरोध जताते दिखाई दिए। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए इन स्वास्थ्य कर्मियों की मांग न केवल नौकरी पक्की करने की है, बल्कि वो 5 जून 2018 में सरकार की एक घोषणा को भी जल्द लागू करवाना चाहते हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन बढ़ाने की बात कही गई थी। लेकिन आरोप है कि 3 साल बीत जाने के बावजूद ये नियम लागू नहीं हो पाया और बीते 3 दिनों से जारी प्रदर्शन पर भी सरकार से उन्हें कोई भरोसा नहीं मिला है, जिससे वो खफा है। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।